दोस्तों, इस दुबले पतले इंसान को देखिए, अमिताभ बच्चन को मत देखिए, इस इंसान को देखिए। मैं जानता हूं कि ये करना काफी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर शुरू की थी, वो डायलॉग डिलीवरी में तो काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे अपने लुक्स और अपनी फिजिकलिटी के बारे में। क्योंकि वो जहां पे भी जाते उनसे कहा जाता कि तुम्हारे हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा लंबे हैं और तुम काफी लैंकी और थोड़े अजीब से दिखते हो। और जैसा आप देख रहे हैं, उनकी वेट शायद कुछ 55-60 किलोज होगी यहाँ पे। आप उनकी एक ट्रेडमार्क, एक स्टाइल स्टेटमेंट को पहचानते हैं कि वो अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर चलते हैं। वो बेसिकली उन्होंने इसलिए शुरू किया था ताकि वो अपने लॉन्ग लिम्स को कैमोफ्लेज कर सके पॉकेट्स में हाथ डाल के। वो एक रेगुलर जॉब कैलकाटा में कर रहे थे और वो छोड़कर वो बॉम्बे आए एक एक्टिंग करियर बनाने। और वो काफी प्लानिंग के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने एक बैकअप प्लान भी बनाया था अपने लिए, जिसके लिए उन्होंने एक ड्राइविंग लाइसेंस निकाली थी कि अगर बाय चांस उनका एक्टिंग करियर टेक ऑफ नहीं हुआ, वो एक टैक्सी ड्राइवर बन सकेंगे बॉम्बे में। बॉम्बे आने के बाद वो कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ रहना ठीक नहीं है, तो वो मरीन ड्राइव पे बेंचेस में काफी रात सो चुके हैं, बड़े चूहों के साथ उन्होंने कहा था। क्योंकि उस वक्त मरीन ड्राइव इतना नीट एंड क्लीन नहीं था जैसे वो आज है। सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच है। और उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के साथ वो एक जॉब कर रहे थे जहां उन्हें मंथली 50 रुपीज दिए जाते थे। उन्हें कुछ मॉडलिंग ऑफर्स भी मिले थे जहां पे लोग उन्हें 10,000 रुपीज देने के लिए तैयार थे एक कैंपेन के लिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उस वक्त मॉडलिंग एक अलग करियर देखा जाता था और एक्टिंग एक अलग करियर माना जाता था। तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना था कि अगर वो एक मॉडल बन गए, उनका एक्टिंग का करियर का ऑप्शन चला जाए। उनका जो ओरिजिनल नाम है वो अमिताभ नहीं था, वो इनकलाब था। लेकिन हरिवंश राय बच्चन, जो उनके फादर है और एक बहुत ही फेमस पोएट है, उन्होंने बाद में उनका नाम चेंज कर दिया किसी रीजन से। क्या रीजन थी वो मुझे पता नहीं। और विकिपीडिया के हिसाब से वो एक डबल ऑनर्स है साइंस और आर्ट्स में। उन्हें रिकग्निशन मिली फिल्म आनंद के साथ। उससे पहले उन्होंने कुछ 8 या 10 फिल्में की थी, लेकिन वो ज्यादातर बड़े फिल्म्स नहीं थे या उन्हें ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला और उनके रोल्स भी बहुत छोटे थे उनमें। और उन्होंने कहा कि आनंद के रिलीज के सुबह उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब 2 शोज हो गए और उसी शाम को लोग उन्हें पहचानने लग गए। तो ये उनका फर्स्ट एनकाउंटर था फेम के साथ। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जंजीर उनकी फर्स्ट ऑफिशियल कमर्शियल हिट थी। और इस फिल्म के बाद वो कुछ 15 साल या 20 साल के लिए द एंग्री यंग मैन बन गए। ये फिल्म जो थी जंजीर, वो मेरे ख्याल से देवानंद, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र ने रिजेक्ट की थी और इसीलिए आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ नो चॉइस ये फिल्म मिली थी अमिताभ बच्चन को। प्रकाश मेहरा जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, वो भी ज्यादा कीन नहीं थे अमिताभ बच्चन को लेने के लिए इस फिल्म में। उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी सीरीज ऑफ हिट्स आती गई, जैसे शोले, दीवार, त्रिशूल, डॉन, कालिया, अमर अकबर एंथनी, और थोड़ी देर बाद फिल्म्स जैसे अग्निपथ और सरकार, जो काफी अप्रिशिएट हुई। आई एम सॉरी, ये तो बहुत ही एक छोटी लिस्ट थी। इसमें काफी सारे फिल्म्स हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, क्योंकि वो लिस्ट बढ़ती जाएगी और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा वो लिस्ट पढ़ते पढ़ते। ऑफ कोर्स कूली के शूटिंग के टाइम उनकी एक बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गई थी और उनकी इंटेस्टाइन में एक रप्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उन्हें ऑपरेट भी करना पड़ा था। और कहा जाता है कि वो कुछ मिनट के लिए क्लिनिकली डेड भी डिक्लेयर करे गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स द होल ऑफ इंडिया वाज प्रेइंग फॉर हिम एंड इट वाज अ मिरेकल दैट ही केम आउट ऑफ दिस। वो उन्होंने कहा है कई बार कि दिस वाज द सेकंड लाइफ दैट ही गॉट। एंड ऑफ कोर्स कूली भी एक बहुत बड़ी हिट हो गई। तो ये थी उनकी राइज एज अ सुपरस्टार, लेकिन इसके बाद जो हुआ वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड और किसी ने इमेजिन नहीं किया कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आने वाली है। (1988 to 1992 में वो चले गए पॉलिटिक्स में, जो मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा सा रिग्रेटफुल इवेंट रहा है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए एज अ पॉलिटिशियन और काफी कोर्ट केसेस में भी अटक गए और वो काफी सालों के लिए चलता रहा, जिनसे वो बाद में वो इनोसेंट प्रूव हो गए थे। और फिल्म्स में आने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करेंगे, ABCL। और ये डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो एक फेज था जहां बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंटरेस्ट ले रहे थे इंडिया की ह्यूज पोटेंशियल मार्केट को एंटर करने में।
और उन्होंने शायद सोचा, या सबने शायद ये सोचा होगा कि अमिताभ बच्चन से कोई बेटर इंसान है नहीं ये करने के लिए, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। कुछ ही सालों के बाद ये न्यूज में आने लग गया कि उनकी कंपनी बहुत बड़ी लॉस में है। मुझे याद है एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके लॉसेस 90 करोड़ तक हो चुके थे, एंड दैट इज द मनी ही ओड इन द मार्केट। और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि जब ये बात उन्होंने अनिल अंबानी के साथ शेयर की, जो उनके दोस्त है, अनिल अंबानी ने उनसे कहा कि 90 करोड़ के साथ मैं एक और रिलायंस बना सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि 90 करोड़ की वैल्यू उस वक्त क्या थी। ये एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग फेज था उनके लिए, क्योंकि जो लोग उन्हें एक पेडेस्ट्रियल, एक गॉडली लेवल पर रख चुके थे, वही लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे, उन्हें गालियां देने लगे। मेरे ख्याल से उनके जो 2 बंगलोज है वो भी उन्हें मॉर्गेज करने पड़े। तो जितनी स्टीप उनकी राइज थी, उतनी ही स्टीप और बहुत ही रैपिड उनकी फॉल थी। सारे मीडिया ने उन्हें काफी हद तक राइट ऑफ कर लिया था कि द स्टार इज फिनिश्ड एंड हिज टाइम्स आर ओवर। और मुझे याद है सबको ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन इज प्रीटी मच फिनिश्ड नाउ। और उस वक्त उन्होंने एक्ट फिल्म्स करना भी शुरू किया था, और उन्होंने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था कि वो कभी एक्ट फिल्म्स नहीं करेंगे इवन एज अ सुपरस्टार। लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। और काफी इंटरव्यूज में उन्होंने एक बहुत हम्बल मैनर में कहा है कि आई वेंट टू यश चोपड़ा आस्किंग फॉर अ जॉब एंड दैट इज व्हेन ही गिव मी द फिल्म मोहब्बतें। और जो शायद उनका पहला प्योरली एक कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल था, एक मेन स्ट्रीम हीरो नहीं थे उस फिल्म में वो। उसके कुछ साल बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया जिससे सबको लगा कि अमिताभ बच्चन हैज रियली फॉलन टू अ न्यू लो नाउ, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। वो डिसीजन था कि वो टेलीविजन पे आएंगे और केबीसी को होस्ट करेंगे, जो इंडिया का फ्रैंचाइज था ऑफ हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। मुझे पर्सनली याद है कि मैं घर पे जब प्रोमो देखता था केबीसी के, सब घर वाले सोचते थे इट इज रियली सैड दैट ही हैज कम डाउन टू टेलीविजन। लेकिन किसे पता था कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज सेकंड ह्यूजली सक्सेसफुल इनिंग्स एज एन एक्टर। कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें 25 लाख पर एपिसोड दिया जाता था, जो अब मेरे ख्याल से लास्ट मैंने पढ़ा था कि अप टू 3.5 to 4 करोड़ पर एपिसोड। अब ये तो वही जानते हैं कि उन्हें कितना पेमेंट मिलता है, बट वी ऑल नो दैट केबीसी बिकेम अ ह्यूज सक्सेस एंड इट टर्न्ड अराउंड हिज फॉर्च्यून्स फॉरएवर। और मेरे हिसाब से सिर्फ टेलीविजन ने उन्हें एक नया लाइफ नहीं दिया है, उन्होंने भी टेलीविजन को एक नया लाइफ दिया। क्योंकि आज भी अगर हम ए लिस्ट बॉलीवुड एक्टर्स को टेलीविजन पे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पाथवे क्रिएट किया था सबके लिए, जो काफी लोगों ने फॉलो किया है। और केबीसी के बाद भी काफी लोगों ने कोशिश की उन्हें इमिटेट करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थे। और कुछ साल बाद उन्होंने इंटरव्यूज में ये कहना शुरू कर दिया कि आई हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ माय डेट एंड आई हैव ऑलमोस्ट पेड ऑफ 99% ऑफ वॉट एवर आई ओड। उस वक्त शायद उनके पास ये ऑप्शन भी था कि वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकते थे अपनी कंपनी की, और शायद उन्हें पूरा डेट पे ऑफ करने का जरूरत नहीं था। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन कॉन्शियसली लिया कि आई वांट टू क्लियर ऑफ माय डेट एंड आई वांट टू बी डेट फ्री सो दैट नो वन कैन पॉइंट अ फिंगर एट मी एंड से दैट आई ओ देम मनी। ये डेफिनेटली उनकी एक रिफ्लेक्शन है एज अ रियल लाइफ हीरो एज वेल एज एन ऑन स्क्रीन हीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये याद रखिए कि 90 करोड़ का डेट उन्होंने पे ऑफ किया आफ्टर द एज ऑफ 60, जहां पे काफी लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट दैट ही इन एवरी सेंस इज अ सुपरस्टार एंड अ हीरो। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो है, ही नोज हाउ टू चेंज विद टाइम्स। मेरे ख्याल से उनके पीयर्स के साथ अगर उन्हें कंपेयर करेंगे, वो शायद एक ही एक्टर है उनके एज में जो अपने को स्टार्स और ऑडियंसेस के साथ जेल हो चुके हैं एज अ मेन स्ट्रीम कैरेक्टर। और इसीलिए राइटर्स और डायरेक्टर्स उनके लिए उस टाइप के रोल्स लिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। सेकेंड पॉइंट जो मेरे हिसाब से है कि ही हैज एन ओपन माइंड एंड ही लर्न्स फ्रॉम द यंगर जनरेशन। जब मैं उनके इंटरव्यूज देखता था और वो कहते थे कि मैं इन यंग डायरेक्टर्स, इन यंग एक्टर्स को देख के बहुत सीखता हूं, तो मुझे लगता था वो ज्यादा ही मॉडर्न बन रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो वो पॉसिबली क्या सीखते होंगे इस यंग जनरेशन से। लेकिन इतने सालों में उन्होंने इतने वैरिड रोल्स किए हैं जिनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो डेफिनेटली अगर वो यंग जनरेशन की सेंसिबिलिटी को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, वो इन रोल्स में इतने स्मूथली जेल नहीं हो पाएंगे और लोग उन्हें
इतने होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे इस एज पे। तो डेफिनेटली आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन द स्टेटमेंट दैट ही लर्न्स फ्रॉम द यंगर जनरेशन। थर्ड जो मेरे हिसाब से है इज दैट ही हैज अ ग्रोथ माइंडसेट एंड ही इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग। फिल्म पीकू में ही डेफिनेटली कम्स अक्रॉस एज एन इरिटेटिंग एंड अ नैगिंग फादर। जो उनका रोल था उन्हें वैसे ही अपीयर होना था इस फिल्म में। और ऑन द अदर हैंड पिंक में ही कम्स अक्रॉस एज दिस वेरी हाई अथॉरिटी, वेरी पावरफुल पर्सन जो इन तीनों लड़कियों को बचा सकते हैं। और आपके पूरे होप्स है इस कैरेक्टर पे कि वो इन तीन लड़कियों को कैसे बचाएंगे। तो मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, विच मीन्स कि कभी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम हो रही है, कि वो इस सीन में थोड़े बोर्ड लग रहे हैं, या ये सीन उनका पहले जैसे ही था जो हमें कुछ रिपीटेड लग रहा है कि उन्होंने पहले भी ये किया है। तो डेफिनेटली इस एज में भी एक बहुत ही वो एक कीन माइंड रखते हैं कि वो रोज कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके, कैसे नए रोज में एक्सपेरिमेंट कर सके और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को पहले से ज्यादा इम्प्रूव कर सके। क्योंकि अगर ऐसा उनका माइंडसेट नहीं होता डेफिनेटली वो हर एक रोल में इतने कन्विंसिंग नहीं होते मेरे हिसाब से। चौथा पॉइंट जो मेरे हिसाब से है वो ये है, इज डोंट बी अशेम्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इज व्हाट ही बिलीव्स। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मैं टेलीविजन पे अगर आऊंगा जो मेरी बची हुई रेपुटेशन है वो भी चली जाएगी, और डेफिनेटली ये रिस्क था क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं हमें ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया क्योंकि ये पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये एक जॉब है, आई हैव टू डू जस्टिस टू इट, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए जिससे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, सो आई शुड नॉट से नो टू इट। तो मेरे ख्याल से उनमें एक कल्चर है, एक डिसिप्लिन है कि इवन दो आई एम अ सुपरस्टार, इवन दो आई एम अ फेमस पर्सनैलिटी, दिस एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा जॉब है जो मुझे होल हार्टेडली विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। पांचवा पॉइंट जो है वो मेरे हिसाब से ये है, इज फेलियर मेक्स यू वेरी हम्बल। उनके सारे इंटरव्यूज में वो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बात करते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही रैशनल, सेंसिबल, सॉर्टेड आउट इंसान है क्योंकि उन्होंने ये फेलियर देखी है जो उन्होंने ओवरकम की। तो मेरे ख्याल से वो एक दिन के लिए भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करेंगे कि मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हूं। तो इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन इवन टुडे इज रॉकिंग एट 74। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, एक हॉलीवुड एक्टर थे जिनका नाम था जैक पैलेंस। इन्हें एट द एज ऑफ मेरे ख्याल से 82 में एक ऑस्कर अवार्ड मिला था। जब वो ऑस्कर अवार्ड लेने गए वो जमीन पे गिर गए और उन्होंने वन हैंड पुशअप्स करना चालू कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एट द एज ऑफ 82 भी अमिताभ बच्चन को हम देखेंगे एक अवार्ड लेते हुए, और चाहे वो पुशअप्स करे या ना करे, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी हिम एट द एज ऑफ 80 plus also rocking the way he is today। तो दोस्तों आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। जैसा मैंने कहा ये सिर्फ मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थे, और जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए आपने क्या सोचा, आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या है। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।